नमस्ते दोस्तों। मैं पुरुषोत्तम शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ जिज्ञान, आप सबों को जिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेई मेन 2024 के फेज 1 के सारे पेपर का चैप्टर वाइज एनालिसिस लेकर आए हैं। हमारे टीम ने आपके लिए सारे पेपर को चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th से। तो 11th का जो पहला टॉपिक है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का अगर हम लोग देखते हैं तो 27th ऑफ जैन को इस टॉपिक से ओवरऑल 4 क्वेश्चन आते हैं। 29th ऑफ जैन की अगर बात करें तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर 30th जैन की बात करें तो इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। 31st ऑफ जैन को 5 एंड 1st ऑफ फेब को 5 क्वेश्चंस। अगर हम लोग इस चैप्टर का ओवरऑल एवरेज निकालें, मतलब पूरा का पूरा शिफ्ट में जितना क्वेश्चन आता है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट, अगर हम लोग वो निकाले तो टोटल एवरेज जो इस यूनिट से आती है वो 2 क्वेश्चन की है। अगर हम लोग दूसरे यूनिट की बात करें, दूसरे टॉपिक की बात करें जो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स से अगर इसी तरीके से देखें तो 27th ऑफ जैन को जो आती है 3 क्वेश्चंस, 29th ऑफ जैन को जो आती है 4 क्वेश्चंस, 30th ऑफ जैन को जो आती है 3, 31st को 3 एंड 1st ऑफ फेब को 2 क्वेश्चंस। सो ओवरऑल ऑन एन एवरेज जो इस चैप्टर से आती है वो है 1.5 क्वेश्चंस। अगर इस तरीके से हम लोग थर्ड वन टॉपिक की बात करें जो है लॉज ऑफ मोशन का, लॉज ऑफ मोशन से 27th ऑफ जैन को जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आती है दोनों शिफ्ट मिलाकर वो है 2। 29th जैन को जो आती है 1, 30 जैन को 4, 31st 4 एंड 1st ऑफ फेब को जो आती है 1 क्वेश्चन। सो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो इस चैप्टर से जो आती है 1.5 क्वेश्चंस। अगर नेक्स्ट वन टॉपिक की बात करें जो है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर से अगर इसी तरीके से देखें तो 27th को 2, 29th को 3, 30th को 2, 31st को एक भी क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट ऑफ फेब को 2 क्वेश्चन आती है। सो ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें तो वर्क एनर्जी पावर से जो आती है 0.9 क्वेश्चन। अगर उसके आगे वाले टॉपिक लाइकवाइज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशंस की अगर बात करें तो 27th ऑफ जैन को जो पेपर हुई थी दोनों शिफ्ट मिलाकर 4 क्वेश्चन आती है। 29th को जो हुई थी उसमें 1 क्वेश्चन है, 30th को जो हुई थी उसमें 2 क्वेश्चन, 31st जैन को जो हुई थी उसमें 5 क्वेश्चन, 1st ऑफ फेब में 1 क्वेश्चन आती है। सो ओवरऑल अगर बात करें ऑन एन एवरेज तो 1.3 क्वेश्चन है, 1.3 क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं? अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो 27th को 2 क्वेश्चन, 29th को 2, 30 को 2, 31st 1 एंड 1st ऑफ फेब को 2 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज इससे जो आती है 0.9 क्वेश्चन, मतलब हर एक दिन हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन आती है। अगर ऑसिलेशन एंड वेव की बात करें, ऑसिलेशन एंड वेव, तो 27th ऑफ जैन को जो पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आती है, 29th में भी 3 क्वेश्चन आती है, 30th में 1 क्वेश्चन, 31st में 2 और 1st फेब में 2 क्वेश्चन आती है। तो अगर एवरेज की बात करें तो इस पेपर से जो एवरेज आती है 1.1 क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन से ज़्यादा आना ही आना है, या तो 1 क्वेश्चन आएगी या फिर 2 क्वेश्चन आएगी हर एक शिफ्ट में। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की बात करें तो 27th ऑफ जैन को जो क्वेश्चन आती है 3 क्वेश्चन आती है, 29th ऑफ जैन को जो आती है 4, 30th जैन को 3, 31st को मेरे पास एक भी डेटा नहीं है इसका, 1st ऑफ फेब को 3 क्वेश्चन आती है। अगर एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज ऑन एन एवरेज 1.3 क्वेश्चन है। किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का। थर्मोडायनेमिक्स जो कि लिटिल बिट हार्ड चैप्टर है उसकी अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन 27th को, 2 क्वेश्चन 29 को, 2 क्वेश्चन 30 को, 31st को भी 2 क्वेश्चन, दोनों सेट मिलाकर जो हम लोग बात कर रहे हैं दोनों सेट मिलाकर 1st फेब को 3 क्वेश्चन। सो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 1 क्वेश्चन। अगर देखें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, 1 क्वेश्चन 27th जैन को, 29th जैन को 1 क्वेश्चन, 30th जैन को 1 क्वेश्चन, 31st को जो आती है
1 क्वेश्चन आती है और फर्स्ट फैब को 1 क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर डेटा वाट एवर वी हैव, उसके अनुसार हर एक दिन either in shift 1 or in shift 2 there must be only one questions from this one topic, that is kinetic theory of gases। अगर हम लोग पूरा का एक बार इवेल्युएट करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम लोग बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट की, यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि सबसे छोटा सा टॉपिक है जो कम समय में प्रिपरेशन की जा सकती है। उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रही है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स भी कोई बहुत बड़ा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, इसे भी हम लोग आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर लॉज ऑफ मोशंस, जस्ट रिलेटेड टू द काइनेमैटिक्स वी कैन आल्सो प्रिपेयर लॉज ऑफ मोशंस इजिली, और दो के दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फिर जो क्वेश्चन आ रही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस। यहाँ हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन दो के दोनों इंक्लूड करते हैं। दोनों चैप्टर मिलाकर, हालांकि दोनों ही थोड़ा सा टफ चैप्टर है, दोनों चैप्टर मिलाकर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रही है 1.3। उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स, जिसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं, उस वाले टॉपिक से जो आ रही है नंबर ऑफ क्वेश्चन 1.3 है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आ रही है 1 क्वेश्चन। तो अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हमें अपनी अरेंजमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपना प्लान बनाना चाहिए ताकि हम लोग सही तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो देखो मैं क्या करता, अगर आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ता, इसी प्रायोरिटी पे रखता नंबर 1 पे। मेरा अगर 11th का टॉपिक रिवाइज करना होता तो मैं जो रखता यूनिट एंड मेजरमेंट सबसे पहले रखता, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है। सबसे आसान टॉपिक होने के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस आने के भी ज़्यादा चांस है। सेकंड पे अगर मैं रखता तो काइनेमैटिक्स रखता, सेकंड पे काइनेमैटिक्स रखता। थर्ड पे काइनेमैटिक्स से लिंक्ड जो टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ मोशंस। थर्ड पे अगर मैं कभी रखता तो लॉज ऑफ मोशन रखता, मतलब एक पेज में 1 2 3 ये तीनों मैं कवर करता। फर्स्ट पेज में 1 2 3 कवर करता। उसके बाद अगर मुझे रखनी होती तो मैं वर्क एनर्जी पावर रखता, वर्क एनर्जी पावर, वो इसलिए कि एक छोटा सा चैप्टर है, ऑलमोस्ट एप्लीकेशन लॉज ऑफ मोशन का यूज होता है। वर्क एनर्जी पावर ऑलमोस्ट हम लोग उसका यूज करते हैं, अपना एकदम छोटा सा चैप्टर है तो ये आसानी से कवर किया जा सकता है कम समय में। उसके बाद अगर मुझे रखनी होती तो मैं ग्रेविटेशन पे आता। फिफ्थ पे अगर मैं रखता तो ग्रेविटेशन को, मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन को स्किप कर देता। ग्रेविटेशन में थोड़ा सा यूज है सेंटर ऑफ मास का, और जो भी प्रॉपर्टी है उसका थोड़ा सा यूज है, कोई ज़्यादा यूज नहीं है, जो ज़्यादा फर्क नहीं डालता है ग्रेविटेशन पढ़ने में। उसके बाद अगर मैं रखता तो रखता प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का, जिसमें सरफेस टेंशंस फ्लूइड मैकेनिक्स सारी आ जाती है। उसके बाद मैं पढ़ता ग्रेविटेशन के बाद में आता प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में। यह भी एक आसान सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्ट है बट एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है। उसके बाद मैं स्विच करता सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, उसके बाद मैं स्विच करता सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें दो टॉपिक आते हैं, सेंटर ऑफ मास जिसमें कोलिजन्स एंड ऑल्स विल कम्स, देन इट विल कम टू द फॉलोड बाई रोटेशनल मोशंस। अंडर रोटेशनल मोशन यू नो हाउ मच इट इज डिफिकल्ट फॉर अस। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद जो मैं प्रायोरिटी देता वो पढ़ने का प्रायोरिटी देता वेव्स को। वेव्स में कौन कौन से आ जा रहे हैं यहाँ, यहाँ ऑसिलेशन एंड वेव्स में SHM, ऑसिलेशन एंड वेव्स में SHM, स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव, ये तीन आते हैं। SHM एक ही कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट बेस्ड है। स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, अगर आप दोनों में से किसी एक को समझते हो, दोनों में से किसी एक को समझते हो तो आपके लिए दूसरे को रिलेट करना आसान हो जाएगा। तो उसके बाद मैं रखता ऑसिलेशन एंड वेव को, क्योंकि इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं। एट द एंड हम लोग इस पे आते काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज उतने अच्छे से नहीं भी समझ रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है, मेरे भी टाइम में भी ऐसा सीन था, लाइक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज थोड़ी सी कम समझ आ रही थी, और थर्मोडायनेमिक्स का भी, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है।
तो आप चाहो तो ये वाले पोर्शन स्किप कर सकते हो, वैसे अगर आप याद कर पाते हो तो सही बातें हैं, ये आप कर सकते हो। ये रही हमारी क्लास 11th की प्रायोरिटी ऑर्डर, किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या क्या रखते, यूनिट मेजरमेंट, दूसरे पे क्या करते काइनेमैटिक्स, तीसरे पे क्या करते लॉज ऑफ मोशंस, चौथे पे क्या करते वर्क एनर्जी पावर, पांचवे पे क्या रखते हम लोग ग्रेविटेशंस, छठे पे क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स, सातवें पे क्या है रोटेशनल मोशंस विथ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दैट इज सेंटर ऑफ मास, एट्थ पे क्या है ऑसिलेशन एंड वेव्स, नाइन्थ पे थर्मोडायनेमिक्स कर देते हैं, एंड टेंथ पे कर देते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। मतलब at the end when we have almost finished our class 11th topic, then we are going to revise for thermodynamics and kinetic theory of gases। अगर आपकी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है तो आप थोड़ी सी ऑर्डर अप डाउन कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की जगह आप थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज कर सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये दोनों टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एक साथ करिए, उससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड है तो आपको आसान हो जाएगी करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्लास 11th का प्रिपरेशन करते विथ अ स्ट्रेटजी। अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 का। तो क्लास 12 का ये रहा हमारे पास टॉपिक नेम। तो क्लास 12 का सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का 27 को दोनों शिफ्ट मिलाकर 5 क्वेश्चन है, 29 को दोनों शिफ्ट मिलाकर 4 क्वेश्चन है, 30 को जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है यानी हमारे टीम के पास, जिज्ञान के टीम के पास, उसके अनुसार एक क्वेश्चन है, 31 को 2 एंड 1 को 3 क्वेश्चन है। सो ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इफ वी टॉक्स देन एवरेज इज कमिंग टू बी 1.5 क्वेश्चंस। उसके बाद जो टॉपिक आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे जो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं 27 को 5 क्वेश्चन है टोटल दोनों शिफ्ट मिलाकर, 29 की पेपर में दोनों शिफ्ट मिलाकर यानी मॉर्निंग शिफ्ट 1 एंड इवनिंग शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट मिलाकर जो क्वेश्चन आ रही है 6 क्वेश्चन है। 30 को दोनों शिफ्ट मिलाकर जो क्वेश्चन आ रही है 6 क्वेश्चन, 31 को 4 क्वेश्चन एंड ऑन 1 Feb इट इज गोइंग टू बी 6 क्वेश्चन। सो अगर हम लोग बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल 10th शिफ्ट वी आर गेटिंग an average of 2.7 questions. If we look for the magnetic effect of current and magnetisms, then here on 27th of Jan जो number of question है 3, 29th of Jan जो number of question है 1, 30th of Jan जो number of question है 4, 31st of Jan जो number of question है according to our data is 1, 1st Feb we have no data, so on an average here we have 0.9, on an average we have average number of question is 0.9। अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस दैट इज EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट अगर इसकी बात करें तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 यानी मॉर्निंग एज वेल एज इन इवनिंग शिफ्ट दोनों को इंक्लूड करने पे 2 क्वेश्चन आ रही है। 29th ऑफ जैन को भी 2 क्वेश्चन है, 30th जैन की बात करें तो 2 क्वेश्चन, 31st जैन 2 क्वेश्चन, 1st Feb को 1 क्वेश्चन है। सो एवरेज इससे कितने क्वेश्चन आ रही है 0.9, एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रही है 0.9। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो 27 जैन को 1 क्वेश्चन, 29 को 1 क्वेश्चन, 30 को 1 क्वेश्चन, 31st को 2 क्वेश्चन एंड 1st Feb को 1 भी क्वेश्चन नहीं according to our data. So overall we are getting an average of 0.5, it means 0.5 questions each coming, average it is coming from the topic of electromagnetic wave. If we go to the next one topic that is optics, optics से कितने क्वेश्चन आ रही है 27th of Jan को 4,
29th ऑफ जैन को 4, 30th ऑफ जैन को 3, 31st it's going to be 4, 1st of Feb, that is in the last one day, it is going to be 3. So if we look for the average, then it is going to be, I think here it will be 1.8, here it will be 1.8. So इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑप्टिक्स से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं. अगर हम लोग बात करें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 27th वाले दिन जो आ रहे हैं 1 क्वेश्चंस, 29th वाले दिन जो आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस, 30th वाले दिन जो आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस, 31st में जो आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस, 1st Feb में जो आ रहे हैं 1 क्वेश्चंस. सो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी 0.9. अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो जिसमें एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 27th जैन को 3 क्वेश्चंस, 29th हैव नो डेटा, 30th wherever we have no data we are assuming that there is 0 questions, 30th को कितने आ रहे हैं 4, 31st को 2 एंड 1st Feb को 5 क्वेश्चंस. इट मीन्स 1st Feb को 5 क्वेश्चंस. अगर उस तरीके से देखें लाइक जहां हमारे पास डेटा है वहां से देखें तो इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है, बट ओवरऑल वी आर गेटिंग 1.4, ओवरऑल वी आर गेटिंग एवरेज 1.4. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबसे छोटा सा चैप्टर क्लास 12 का, इक्विवेलेंट टू कैन बी सेड दैट इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू यूनिट्स एंड डायमेंशंस फॉर क्लास 12. सो अगर हम लोग इससे और यूनिट डायमेंशन का कंपेयर करें तो दोनों छोटा छोटा चैप्टर है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दोनों से सही है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 27th जैन को जो आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस, 1 it means in every shift there is one questions from the electronics device. So on an average it is going to be 1 questions. अब बात आती है हम लोग को इसका रिवीजन कैसे करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे बनाना है, कौन से टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक को उबने के बाद के लिए रखना है, लाइक अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कोई हार्ड टॉपिक केमिस्ट्री का ले रहे हैं तो फिजिक्स का वाला टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए. आइए देखते हैं. सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं करता वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक. सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक करता. उसका रीजन ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्रू आउट इट्स चैप्टर इट इज गोइंग टू बेस्ड ऑन ओनली 2 or 3 concepts. Every formula is going to be derived by a single starting formula. In electrostatic it is going to be either electric field or potentials, or it is going to ask from the question of capacitance. So मेरे हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करना सही होता. दूसरे अगर बात करें तो, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सही है इलेक्ट्रोस्टैटिक से. दूसरे अगर बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है. करंट इलेक्ट्रिसिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, तो दूसरे नंबर पे मैं इसे रखता, कंटिन्यू करता. सबसे पहले स्टार्ट करता इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर कंटिन्यू करता करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं चार्ज के लिए पॉज लेता. उसके बाद मैं सीधा आ जाता एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियाई पे, क्योंकि एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई सबसे आसान सा चैप्टर है. एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है. अगर आपको फॉर्मूला आ रही है तो आप वैल्यू पुट करो, सीधा रिजल्ट आपके हाथ में, कोई हार्ड चैप्टर नहीं. फिर हम आते इसी को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे. एटॉम्स न्यूक्लियाई करने के बाद मैं करता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, क्योंकि ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं. उसके बाद मैं फिर से स्विच करता मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज चार्ज में. यहाँ पे फिर आता 5th पे ए करता मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. 6th पे मैं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ए वाला और ए वाला दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड EMI is going to be interlinked to each others. So we have to revise in such a way that in a single slot we are going to revise both, that is magnetic effect of current and magnetisms, as well as we are revising electromagnetic inductions. That would be good for us. After that
I would like to switch to optics. That is 7th में हम लोग ऑप्टिक्स को रखते हैं रिवाइज करने के लिए. ऑप्टिक्स के बाद, ऑप्टिक्स ऐसे भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है. ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शंस. फिर प्रिज्म भी आ जाती है इसमें, तो हम लोग इसमें सारे चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं ऑप्टिक्स में. तो 7th में मैं ऑप्टिक्स रिवाइज करता. और 8th की बात करें तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस, फिर से माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन रिवाइज करता. और एट द एंड जब नहीं पढ़ने का मन होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं पढ़ने का मन होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर एक समझ आ जाए तो बन जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं हम लोग. एट द एंड रिवाइज करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो क्विक रिविजन्स वी आर गोइंग टू सी, दैट इज फॉर क्लास 12. लेट इज स्टार्ट फ्रॉम 11th. सो अकॉर्डिंग टू आवर्स, if we have to revise for 11th, then very first, oh it's deleted, very first we are going to look unit and measurements. Very first we are going to look unit and measurements. Wait a second please, just quick revisions. हम लोग यूनिट मेजरमेंट से स्टार्ट करते, फिर काइनेमैटिक्स पे आते, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन कंटिन्यू करते, लॉ ऑफ मोशन के बाद वर्क एनर्जी पावर पे आते. वर्क एनर्जी पावर करने के बाद हम लोग जो करते वो था ग्रेविटेशन करते. ग्रेविटेशन करने के बाद क्या करना चाहिए था, ग्रेविटेशन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर करते, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट कर सकते थे. उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल करते, उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव करते 8 में. फिर 9 में उब जाने के बाद थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करते, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है. तो आप जिस वक्त यहाँ नहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ भी पढ़ के आप काम चला सकते हो. उसके बाद अगर 12 की बात करें तो 12 में क्या करते, इस तरीके से 11 का करते और 12 का क्या करते हम लोग अभी डिसाइड किए. ट्वेल्थ में जो प्रायोरिटी पे रखते, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा कौन सा था एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके बाद फिर इसमें स्विच करते मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर करते ईएमआई, उसके बाद करते ऑप्टिक्स. आफ्टर ऑप्टिक्स वी आर गोइंग टू लुक फॉर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. At the end we are going to look for electromagnetic wave. At the end we are going to look for electromagnetic wave. तो इस तरीके से हम लोग अपने प्लान बनाते और इस तरीके से उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा. और at the end I want to say that you must have to make your plan in such a way that you are going to compensate your chemistry as well as math in such a order that when you are going to take the hard subject in physics, you are going to take easy subject in either chemistry or in math. According to that you have to make a plans and have to move for your phase 2. आपको आने वाले phase 2 एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.